everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to this week's most important topic जिसको हम MIT कहते हैं। तो इस हफ्ते हम जो टॉपिक देखेंगे आपको पता ही चल गया होगा कौन सा टॉपिक होगा। बहुत चर्चे में था, बहुत न्यूज़ में था, हर दिन इसके बारे में न्यूज़ आ रहा है। तो अभी तक हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आया है या ये वॉर क्या चल रहा है जो अभी हम देखते हैं विद रिगार्ड टू यूएस और इजराइल ने अटैक किया है ईरान पे। तो हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, वी आर गोइंग टू बी सीइंग अबाउट व्हाट इज दिस अटैक, ये अटैक क्यों हुआ है। वी ऑल्सो विल सी विद रिगार्ड टू अ लिटिल बैकग्राउंड, ठीक है। तो कुछ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी देखेंगे कि क्या पहले से ही ये दुश्मन थे या ये एक रीसेंट फिनोमेना हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है इस रीजन में, वेस्ट एशिया में इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और इंडिया पे यहाँ पे इम्पॉर्टेंटली कैसे हम कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहे हैं या इम्पैक्ट क्या है इंडिया पे, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। इज दैट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, द फर्स्ट डिस्कशन, दैट इज व्हाई इज दिस इन द न्यूज। तो हमने देखा है कि पहला यूएस और इजराइल ने अटैक किया है, ओके, दे हैव अटैक्ड ईरान, और उनकी जो सुप्रीम लीडर हैं जिनका नाम है आयतुल्ला अली खमेनी, ठीक है, ये सुप्रीम लीडर है ईरान, इनको यहाँ पे असैसिनेट किया गया था। उनके परिवार वालों का यहाँ पे अटैक किया है, उनके डॉटर, ग्रैंड डॉटर, सन इन लॉ, बहुत टॉप लीडर्स को यहाँ पे असैसिनेट किया गया है। एंड हम देखते हैं कि इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया है यूएस ने। यूएस हैज कॉल्ड दिस एज ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ऑपरेशन के नाम याद रखने हैं, ठीक है। इजराइल ने इसको बताया है ऑपरेशन लायंस रोर, ओके। नाउ ईरान ने फिर रिटेलिएट किया, अगर वो उनको मारते हैं तो ऑफ कोर्स ईरान भी रिटेलिएट करेगा। तो ईरान का रिटेलिएशन वाला जो ऑपरेशन है इसको कहां है, ऑपरेशन 2 Promises 4, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑपरेशन, कौन से ऑपरेशन है, 3 ऑपरेशन, यूएस के साइड से एपिक फ्यूरी, इजराइल के साइड से लायंस रोर और ईरान के साइड से 2 Promises। नाउ ये ऑपरेशन को टर्म किया गया है एज अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। जो यूएस और इजराइल ने अटैक किया है, इट इज टर्म्ड इट एज अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। नाउ प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है? प्रीएम्प्टिव का मतलब है अटैकिंग अ कंट्री बिफोर दे अटैक यू, ओके, बिकॉज ऑफ अ फ्यूचर थ्रेट कि वो मुझे अटैक करेगा, उससे पहले मैं अटैक करता हूं। तो इजराइल और यूएस ने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है। बट अगर हम ऑथर्स एक्सपर्ट्स की बात करें, यहां पे ये कोई एविडेंस नहीं है कि ईरान उन पे अटैक करने वाला था, ठीक है। सो ये जो है हमारे इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ जा रहा है, ऐसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। Now, which are the sites firstly were attacked by of Iran? तो यूएस और इजराइल ने मिलकर यहाँ पे अटैक किए हैं ये सब साइट्स। तो नाम जान लेते हैं। सो वी हैव खरज, तेहरान, कौम, केरमनशाह एंड इस्फहान। ये नाम आप याद रख लेना कि ईरान के साइड्स हैं। इनफैक्ट हम देखते हैं कि यूएस मिलिट्री ने बिल्डअप किया था फोर्सेस अ वीक प्रायर फॉर दिस ऑपरेशन दैट हैपेंड मार्च 28 को हुआ था ये ऑपरेशन। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सेकेंड ऐसा एक अटैक हुआ है आफ्टर 8 months। 8 महीने पहले भी यहाँ पे अटैक हुआ था। क्या है ये अटैक, कुछ देर में देखते हैं। ना ईरान ने रिटेलिएट कहाँ पे किया है? नाउ वी नो दैट इजराइल तक तो पहुंच सकते हैं इनके मिसाइल्स, राइट, बट अगर हम देखें यूएस थोड़ा दूर है, राइट, तो हम देखते हैं कि उन्होंने यूएस के बेसिस को अटैक किया है। और यूएस के जो बेसिस हैं, नेवल बेसिस, जो उनके बेसिस हैं, ये उनकी नेबरिंग कंट्रीज में सिचुएटेड है। जैसे कि कतर में यू हैव द अल उदैद एयरबेस, कुवैत में यू हैव द अल सलेम एयरबेस, वी हैव द नेक्स्ट इन यूएई अल दफरा एयरबेस। बहरीन में हम देख रहे हैं कि यूएस 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स है बहरीन में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यूएस की एम्बेसी को अटैक भी किया था। यूएस की एम्बेसी जो है यूएई में, ये भी अटैक किया गया था कुछ दिन पहले। और हम देखते हैं ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है इसको बंद किया था। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किधर है, यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये पतला जो एक स्ट्रिप ऑफ वाटर है विच कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को, ये दोनों को कनेक्ट करता है ये, ठीक है। कौन से 2 कंट्रीज के बीच में? अगर आप देखोगे ओमान एंड ईरान के बीच में जो एक
पतला सा एक स्ट्रेच ऑफ वाटर है जहां पे मेजर शिपिंग रूट है, ये मेजर शिपिंग पोर्ट्स जाते हैं, इसको उन्होंने बंद कर लिया, ठीक है, जिसके कारण हम देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंस क्या है, लेट अस सी इन अ बिट। तो यहां पे ईरान ने भी रिस्पॉन्ड किया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ईरान को अटैक क्यों किया गया था यूएस और इजराइल ने मिलकर। नाउ द रीजन जो डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट कहते हैं, 4 रीजंस है, 4 ऑब्जेक्टिव है जिसके कारण अटैक किया गया था। पहला रीजन, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के कारण। तो ईरान जो है अपना, यूएस क्लेम करता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ये बढ़ा रहा है, ठीक है, ये रीबिल्ड कर रहा है, एंड ये कंसर्न्स पैदा करता है विद रिगार्ड टू न्यूक्लियर डेवलपमेंट, कि ये जो कंट्री है सेफ्टी के लिए यहां पे न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बढ़ा रहा है। इनफैक्ट ये जो है विद रिगार्ड टू मिलिट्री असर्शन दिखाना चाहता है, ये यूएस कहता है कि इसीलिए बढ़ा रहा है। सो ऑफ कोर्स अगर इनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज आएंगे, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन वेस्ट एशिया, जो यूएस नहीं चाहता कि ईरान करे, इवन इजराइल नहीं चाहता कि ईरान ऐसा हो। तो यहाँ पे IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी करके एक बॉडी है, इन्होंने कंसर्न्स रेज किया था कि यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है ईरान, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ईरान कहता है कि ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, एनरिचमेंट कर रहे हैं, वो मिलिट्री के लिए नहीं, वो कर रहे हैं हम सिविल पर्पस के लिए, जो वैलिड है अंडर द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है, कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट, हम न्यूक्लियर प्रोग्राम सेफ एनर्जी यूज के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इंडिया भी बनाता है। ओके, इंडिया का टारगेट है कि 100 गीगावाट हम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करें फॉर सिविलियन पीसफुल पर्पस बाय 2047। तो वैसा ईरान कहता है कि वी आर यूजिंग इट फॉर द सेफ पर्पस, बट यूएस नहीं ये मानता। द सेकेंड रीजन जो है, इट इज विद रिगार्ड टू ईरान के मिसाइल प्रोग्राम। ईरान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का डेवलपमेंट किया है इन द रीसेंट टर्म्स। जैसे अगर आप कुछ मिसाइल्स याद रख सकते हो, एक है केबार, ठीक है, केबार एक मिसाइल है। दूसरा मिसाइल जो है इट इज कोरम शार, ठीक है, कोरम शार। तो ये जो मिसाइल्स हैं, इट कैन हैव द रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर। तो यहां पे दिस इज लाइक सीन एज अ थ्रेट टू इजराइल, इज सीन एज अ थ्रेट टू ईरान, टू यूएस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। ओके, सो इट्स केपेबल ऑफ रीचिंग यूरोप, एंड हम यूएस के बेसिस भी पहुंच सकता है, अमेरिका के मेनलैंड भी पहुंच सकता है, इसीलिए अगेन दैट्स अ थ्रेट, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम। द थर्ड रीजन वी टॉक अबाउट, एलिमिनेटिंग प्रॉक्सी थ्रेट्स। ईरान जो है सपोर्ट करता है टू 3H। ये 3H कौन सा है? वी हैव, एक है हमास, ओके, हमास हमने देखा which had created the 2023 में अक्टूबर 7 में हम देखते हैं उन्होंने अटैक किया था इजराइल पे। सो दे आर मेनली लोकेटेड ऑन पैलेस्टीनियन ग्राउंड्स, गाजा स्ट्रिप पे लोकेटेड है। देन वी हैव हेजबुल्ला। हेजबुल्ला कहां पे लोकेटेड है? यस, हेजबुल्ला है लोकेटेड लेबनान में। और तीसरा जो H है उसको हम हुतीस कहते हैं। हुतीस कहां पे लोकेटेड है? हुतीस लोकेटेड है यमन में। तो ये जो 3 ग्रुप्स हैं, इनको हम बोलते हैं जो ईरान सपोर्ट करता है इन ग्रुप्स को, ताकि वो आतंक को, मिलिट्री ग्रुप जो है ये इंस्टेबिलिटी लेके आए इन कंट्रीज में। जैसे कि अगर हम बोले लेबनान, अगर इजराइल की बात करें, एंड हम देखते हैं कि यमन में। सो व्हाट दे वांट टू डू, दे आर सपोर्टेड बाय ईरान टू क्रिएट टेंशंस इन द रीजन, ठीक है। सो ये जो है अक्यूज है ऑफ सपोर्टिंग मिलिटेंट ग्रुप्स, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट प्रॉब्लम जो यूएस कहता है, इट इज फॉर रिजीम चेंज ऑब्जेक्टिव। तो ये कहता है कि यूएस प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, हम देखते हैं कि अर्ज करता है ईरानियंस टू टेक ओवर योर गवर्नमेंट। वो चाहते हैं कि द गवर्नमेंट इज चेंज्ड इन ईरान। व्हाई? बिकॉज ये जो गवर्नमेंट है, हम देखते हैं दे आर एंटी वेस्ट, ठीक है, दे आर एंटी वेस्ट। और हम देखते हैं इसके पहले, ओके, इस गवर्नमेंट आने के पहले जो गवर्नमेंट थी एक्चुअली प्रो वेस्ट थी। सो दे वांट दैट चेंज इन द गवर्नमेंट, ताकि जो यूएस और ईरान के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं, राइट, दे आर अगेन हाउ दे वर इन द पास्ट, वैसे हो। दैट इज व्हाट यूएस चाहता है। नाउ how were the relations so good before and why the relations are so bad now? What was the reason of the change? पहले इतने रिलेशंस अच्छे थे यूएस और ईरान के,
ये चेंज क्यों हुआ, ये प्रॉब्लम कैसे आया, ये अभी हम देखते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट लेट्स गो बैक टू 1979। तो पहले लेट्स अंडरस्टैंड बिफोर 1979. So I will also see that many students have also watched my videos. तो कुछ यहाँ पे कॉमन लग सकता है because we discussed history before. But मैं वापस से again to have everything in one video, I'm going to repeat what I have said earlier with regard to the history of the Israel-US war. Okay? तो before 1979 हम देखते हैं USA, Israel and Iran. ठीक है? They were all good friends. ओके, दे वर ऑल गुड फ्रेंड्स। इनफैक्ट ईरान में जो लीडर थे जिनका नाम है मोहम्मद शाह रेजा पहलवी, ये जो लीडर थे ये अच्छे रिलेशंस मेंटेन करते थे यूएस के साथ, अच्छे रिलेशंस मेंटेन करते थे इजराइल के साथ। दे वर प्रो वेस्ट, ठीक है, प्रो वेस्ट। नाउ हम देखते हैं कि इनफैक्ट इजराइल के को यहाँ पे उन्होंने एक लेफ्टिनेंट जनरल हसन तोफानियान भी साइन किया था डिफेंस टॉक्स के लिए। इनफैक्ट उन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन किए विद इजराइल के साथ। उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया कॉल्ड एज प्रोजेक्ट फ्लावर। ओके, और यहाँ पे हम देखते हैं मिसाइल कोऑपरेशन के लिए बहुत अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए थे इजराइल के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे इजराइल के पास टेक्नोलॉजी थी, ईरान के पास पैसे थे और उनके पास टेस्ट साइट्स थी। सो दे अलाउड फॉर द जॉइंट कोलैबोरेशन ऑफ मिसाइल्स डेवलपमेंट अंडर द कोड नेम प्रोजेक्ट फ्लावर। हम देखते हैं प्रॉमिस किया था 700 किलोमीटर रेंज, न्यूक्लियर केपेबल, लेकिन 1979 के बाद सिचुएशन चेंज हुआ। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आफ्टर 1979 क्या होता है, ठीक है। 1979 में हम देखते हैं कि ईरान में एक लीडर आते हैं। ओके, ही रिटर्न्स फ्रॉम एग्जाइल फ्रॉम पेरिस, और यहां पे उन्होंने रेजा शाह पहलवी का जो रूल था वो खत्म कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से लीडर यहाँ पे पावर में आते हैं? द सुप्रीम लीडर अपने आप को डिक्लेयर करके आते हैं आयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी, ठीक है। तो 1979 से लेके 1989 तक 10 साल इन्होंने राज किया। ओके, एंड हम देखते हैं कि इन्होंने बनाया ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक। देखो, ही टर्म्ड, जो पहले हम देखते हैं प्रो वेस्ट थे ये, ठीक है, जो रेजा शाह पहलवी था, उनका जो डायनेस्टी है शाह डायनेस्टी, ही कंसिडर्ड दैट एज अ मोनार्किकल डायनेस्टी। तो यहाँ पे वो लोगों को यहाँ पे कहते हैं कि हम सेमी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे और थियोक्रेसी पे आधारित। हम यहाँ पे देखेंगे कि हम एंटी वेस्ट बनेंगे। इनफैक्ट हम जो इस्लामिक आइडियल्स हैं इसको प्रोपोगेट करेंगे। हम जो वेस्टर्न कंट्रीज पे जो फोकस है उसको बंद करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है इसको बंद करने का यहाँ पे इन्होंने निर्णय लिया था खमैनी ने। ओके, खमैनी ने। तो यहाँ पे हम देखते हैं ही टर्म्ड यूएस एज अ ग्रेटर सेटन एंड ही टर्म्ड इजराइल एज अ लिटिल सेटन, ठीक है। एंड उन्होंने हॉस्टेज भी रखा था, 66 लोगों को हॉस्टेज रखा था यूएस की एम्बेसी जो ईरान में थी। सो इट वाज वेरी गुड बिफोर 1979, लेकिन 79 के बाद रिलेशंस चेंज हुए, तो वो फ्रेंड्स से बन गए एनिमीज। ओके, वहां पे एलाइज से बन गए एडवर्सरीज। तो यहां पे हम देखते हैं टेंशंस राइज होते हैं। यहां पे इट ऑल्सो सपोर्टेड द वॉइस ऑफ पैलेस्टीन। ओके, तो हम अगर देखें, इसके पहले हमने देखा है कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में टेंशंस थे। इजराइल वाज अ न्यू कंट्री 1948 में। सो हम देखते हैं कि वो जो रीजन है अरब्स डोमिनेटेड है। ना याद रखना, ईरान जो है इट इज शिया, ठीक है। एंड हम देखते हैं बाकी जो अरब वर्ल्ड है मेनली देखते हैं कि सुन्नीज डोमिनेटेड है। बट उन्होंने वो वाला जो ब्रिज है वो भी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, शिया सुन्नी कोई बात नहीं, वी आर अल्टीमेटली इस्लामिक कंट्रीज, है ना, तो हम साथ में आते हैं। और इजराइल जो है अगेन एथनिसिटी से अलग ज्यूज है यहाँ पे, तो यहाँ पे उनको हम अटैक करेंगे, या हम साथ मिलके यहाँ पे हम बोलते हैं कि हम अलग जाएंगे, ठीक है। सो इनफैक्ट 1978 में इजिप्ट रिकॉग्नाइज करता है इजराइल को, ठीक है, एंड इट इज द फर्स्ट कंट्री टू एवर एक्सेप्ट इजराइल टू कैंप डेविड अकॉर्ड। तो ईरान यहाँ पे पोजीशन करता है कि नहीं, हम चैंपियन बनेंगे पैलेस्टीन का, हम सपोर्ट करेंगे पैलेस्टीन
अगेंस्ट इजराइल, बिकॉज इनको ने ऑलरेडी इनको टर्म किया है एज अ लिटिल सेटन, है ना. दे डोंट वांट इजराइल, इनफैक्ट दे ब्रिज द शिया सुन्नी डिवाइड जिसे हम कहते हैं. सो दे आर वॉइसिंग फॉर द पैलेस्टीन इन दिस केस. Now let's understand what happens and how does Iran get itself against US and Israel, especially in the 1980s onwards. तो इसीलिए ईरान को अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया, स्ट्रैटेजिक एलाइज बनाए टू पोस अगेंस्ट कंट्रीज लाइक यूएस. तो इनके ग्रुप्स विल बी बिल्ट ऑन शिया क्रेसेंट, जो है तेहरान विच इज ईरान, बगदाद विच इज इराक, Damascus which is Syria and Lebanon. ठीक है, तो हम देखते हैं कौन से इन्होंने ग्रुप बनाया, called as the Shia Crescent, like the axis of resistance. मतलब ये ग्रुप जो है ये फाइट करेगा इन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, यूएस इवन विद रिगार्ड टू इजराइल के साथ. तो यहाँ पे इट ऑल्सो डिसाइडेड नाउ टू सपोर्ट दिस बाय इंश्योरिंग प्रॉक्सी वॉर्स. तो इन्होंने कैसे ये अटेन किया, बाय हैविंग प्रॉक्सी वॉर, जिसको हमने ऑलरेडी बताया है 3H. ठीक है, तो इजराइल को उन्होंने अटैक किया लेबनान के थ्रू बाय हैविंग अ प्रॉक्सी ग्रुप कॉल्ड हिजबुल्लाह, राइट. वैसे ही हम देखते हैं हमास को यहाँ पे बनाया उन्होंने, हमास को यहाँ पे सपोर्ट दिया अगेन टू फाइट इजराइल. तो ऐसे प्रॉक्सी वॉर्स के लिए ये सपोर्ट देते थे विद रिगार्ड टू ईरान. हम देखते हैं ऑन द अदर हैंड यूएस भी चाहता है ईरान के साथ फाइट करना, बट यूएस तो दूर है ना. तो उन्होंने क्या किया, हाउ डिड इट इंश्योर कि वो स्ट्रांग बने ईरान के ऑपोजिंग, बाय क्रिएटिंग नेवल एंड एयर बेसिस, तो यहां पे इन्होंने एयर बेसिस बनाया इन कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, ओके, कुवैत. हम देखते हैं विद रिगार्ड टू कतर या बहरीन, यूएई. ठीक है, इन कंट्रीज में उन्होंने एयर बेसिस बना दिए ताकि वो कह सके कि कुछ अगर तुम अटैक करते हो हम इस बेसिस से आपको अटैक करेंगे. तो इन्होंने कोएलिशन अराउंड 38 कंट्रीज का कोएलिशन यहां पे यूएस ने भी एस्टैब्लिश किया. ओके, एंड दैट इज व्हाई आज के दिन में जब यूएस ईरान लड़ रहा है, ईरान ने किसको अटैक किया है, यूएस के इन एयर बेसिस को यहां पे उन्होंने अटैक किया है. इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंड, हम देखते हैं कि यूएस ने अपना एक थ्रेट हटाया था 1990s में, जब उन्होंने सद्दाम हुसैन, गल्फ वॉर आपने सुना होगा, राइट. इराक के एक लीडर थे सद्दाम हुसैन, इन्होंने इन्वेड किया था कुवैत को. ओके, कुवैत को इन्वेड किया था. तो तभी यूएस ने यहां पे कुवैत का साथ दिया और उन्होंने सद्दाम हुसैन को यहां पे निकाल दिया, राइट. यू सी दैट हाउ यूएस हेल्प दीज कंट्रीज, और उन्होंने बोला कि तुम्हारा साथ हम देंगे, यूएस ने बोला तुम्हारा साथ हम देंगे अगेंस्ट ईरान, अगेंस्ट दीज कंट्रीज. दैट इज वेयर वी सी देयर इज अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ सम वेस्ट एशियन कंट्रीज विद यूएसए. कुछ यहाँ पे फ्रेंडशिप यहाँ पे है. तो हमने ये भी देखा है 2003 में कैसे यूएस ने इन्वेड किया इराक को और सद्दाम हुसैन को जड़ से निकाल दिया. हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने इस ग्रुप को वीकन करना चाहा इन द रीसेंट इयर्स. एंड हम देखते हैं द रीसेंट एक्शन दैट हैड हैपेंड, जैसे कि पिछले साल की अगर हम बात करें, वी हैव सीन द ऑपरेशंस दैट हैव आल्सो कम अप. नाउ इवन इन द ईयर ऑफ अगर हम देखें सीरिया की बात करें, ये सब कंट्रीज में, ओके, द एक्सिस वाले जो कंट्रीज है, शिया क्रेसेंट की बात करें, तो यहां पे हम देखते हैं असाद रेजिम आया था. ठीक है ना, असाद रेजिम को सपोर्ट किसने दिया, सपोर्ट दिया यूएस के अगेन एनिमी कंट्रीज जैसे रशिया ने और ईरान ने. ठीक है, बट इन द रीसेंट टाइम्स जब रशिया ईरान सपोर्ट नहीं कर पाए बिकॉज उनके यहां पे प्रॉब्लम्स थे, तो असाद रेजिम भी हट गया सीरिया से. एंड हम देखते हैं कि एक नया रेजिम एस्टैब्लिश होता है अहमद अल शारा का. सो हम देखते हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट कोर प्लेयर्स बनते हैं डिफरेंट कंट्रीज के गवर्नमेंट्स के असर्शन के लिए. ओके, नाउ 2005 हम देखते हैं कि रशिया ने ज्वाइन किया सपोर्ट, लेकिन इन द रीसेंट टाइम्स एज अपोज टू लास्ट ईयर जब सीरिया का यहां पे पावर जो है वीक होता है, असाद रेजिम हट जाती है. We also understand the JCPOA as another threat with regard to 2015. JCPOA क्या है? ये एक न्यूक्लियर अग्रीमेंट है किन दोनों के बीच में, P5+1 और ईरान के बीच में. अभी P5+1 क्या है?
वी हैव द यूएनएससी के कंट्रीज जैसे यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना, एंड +1 की बात करें तो जर्मनी भी आता है. सो ये कंट्रीज ने ईरान के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया था. इस अग्रीमेंट में कहा था कि ईरान, तुम यहाँ पे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बना सकते, डेवलप नहीं कर सकते हैं फॉर स्पेशली मिलिट्री पर्पस, ये तुम नहीं कर सकते, ये यहाँ पे मना किया था. और लिमिट किया था कि अगर उन्होंने ये किया, अगर उन्होंने यहाँ पे एडवांस किया तो हम तुम पे सैंक्शंस लगाएंगे. कौन सैंक्शंस लगाएगा? ये कंट्रीज यहाँ पे उन पे सैंक्शंस लगाएंगे. तो इजराइल ने अपोज किया था बिकॉज इट सेड दैट नहीं, ईरान फिर भी अपना डील बना रहा है, आई डोंट अग्री कि यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर भी ईरान डेवलप कर रहा है. इसीलिए जो ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप है, जब वो प्रेसिडेंट थे इन 2018, ही गॉट आउट ऑफ दिस डील. P5 में से ये हट गया था बिकॉज उनको लगता था कि ईरान न्यूक्लियर डील कर रहा है, प्रॉक्सी वॉर सपोर्ट कर रहा है, तो हम ऐसे डील इन कंट्रीज के साथ नहीं करने चाहिए. ओके, एंड हम देखते हैं कि ईरान जो है अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को रिज्यूम किया था, जिसके कारण पिछले साल यूएस ने और इजराइल ने मिलकर अटैक किया था ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को. ठीक है, सो यहां हम देखते हैं कि 2025 में अटैक हुआ था विद रिगार्ड टू द न्यूक्लियर साइट्स ऑफ ईरान in continuation of the last slide that we had. Okay, तो यूएस यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर करना चाहता है ईरान को, और ईरान यहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस करना चाहता है. इनफैक्ट यूएस ऑल्सो किल्ड क़सेम सोलेमानी. क़सेम सोलेमानी कौन है? ये जो है एक चीफ लीडर थे ऑफ द IRGC. अब ये IRGC क्या है? IRGC का फुल फॉर्म है ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड को. ठीक है, तो ये जो ग्रुप है ये ईरान आर्मी से अलग है. ईरान की आर्मी भी है और ये ग्रुप भी है. तो ये ग्रुप जो है ये अपना सुप्रीम लीडर जो अयतुल्ला है, इनको मानता है अपना हेड, कमांडर इन चीफ. ओके, तो मैंने आपको बताया था 79 से 89 था रूहुल्लाह खमेनी. ठीक है, बट 1989 से कौन लीडर आए? वी हैड अयतुल्ला अली खमेनी. अयतुल्ला अली खमेनी. तो ये 89 में रूलर बन गए या सुप्रीम लीडर बन गए. ओके, ना इनको यहाँ पे कमांडर इन चीफ था, और जो मेन लीडर, जो मेन हेड थे, उनको था, उनका नाम था क़सेम सोलेमानी. तो उनको यहाँ पे 2020 में यूएस ने असैसिनेट किया. फिर रिटेलिएशन भी करना पड़ा, तो ईरान ने अटैक किया था इराक में जो यूएस के बेसिस हैं, उनको अटैक किया था, और सपोर्ट भी देने लगा टू ग्रुप्स लाइक हमास टू क्रिएट इंस्टेबिलिटी इन इजराइल. ओके, तो यहां पे स्लोली हमने देखा असाद रेजिम भी कोलैप्स होती है, एंड सडनली जो ईरान का जो इन्फ्लुएंस है ये वीक होने लगता है. नाउ इन दिस केस जब उनको पता है कि ईरान वीक है, यूएस ने इसको और भी फायदा उठाया और भी वीक करने के लिए बाय हैविंग अगेन द प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स. तो 12 डे वॉर, जिसको हम यूएस की तरफ से इट इज कॉल्ड एज द मिडनाइट हैमर. ऑपरेशन का नाम था मिडनाइट हैमर. ओके, मिडनाइट हैमर. एंड अगर हम देखें इजराइल ने इसको क्या बताया, इजराइल कॉल्ड इट द राइजिंग लायन. तो ये आपको नाम याद रखने हैं क्योंकि ये लास्ट ईयर ही हुआ. नाउ यूएस, ईरान ने जब रिटेलिएट किया, इसका नाम रखा उन्होंने टू प्रोमिसेस. नाउ दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर बिकॉज अभी इनका ट्रू प्रोमिसेस 4 चल रहा है, तो पिछला वाला क्या था? टू प्रोमिसेस 3. ओके, सो यहां पे इजराइल की डिमांड थे टू स्टॉप द न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉर ईरान. मिसाइल प्रोडक्शन जो बना रहे हैं, लॉन्ग रेंज बना रहे हैं, ये सब बंद करना है. दैट वाज द रीजन 2025 में अटैक हुआ, 12 डे वॉर 8 महीने पहले. एंड अभी की बात करें, when we talk about ऑपरेशन फ्यूरी, एपिक फ्यूरी, एंड विद रिगार्ड टू रोरिंग लायन, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि there were many other reasons as we've already seen. The 4 main reasons जो US ने कहा है objectives थे why they wanted to attack. They also aim saying that Jan 26 में प्रोटेस्ट चल रहे थे ईरान के ऊपर. ईरान जो है यहाँ पे करेंसी इश्यूज थे, क्राइसिस थे, लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, तो यहाँ पे क्रैकडाउन हुआ, 3000 लोगों की हत्या भी हुई. सो यूएस ने बोला कि हम सपोर्ट करेंगे ऐसे लोगों को, जनता को यहाँ पे सपोर्ट देंगे. एंड हम देखते हैं कि Feb 27 में जिनेवा में टॉक्स हो रहे थे. ओमान यहाँ पे मीडिएटर था और उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर डील ब्रेक थ्रू पॉसिबल हो सकती है. अ डील was coming through, and then
comes the strikes that were coming from Iran and from Israel and from USA. तो उनको पता है कि ये जो लीडरशिप है ये अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हटने नहीं वाली, कम करने नहीं वाली, तो हम क्या करते हैं, हम लीडर को ही हटाते हैं, ठीक है। हम ऐसे लीडर को यहाँ पे रखते हैं सामने जो हमारी बात सुने, जो हमारे प्रो वेस्ट हो, जो हमारे साथ डिस्कशंस करने के लिए राजी हो। So that is what was essential, that they wanted to remove the leader so that the leader then discusses or in the same line, on the same page as the countries like Israel and US हैं, ठीक है। तो ईरान ने रिटेलिएट किया फर्दर विद बैलिस्टिक मिसाइल्स एज वी सॉ, एंड इजराइल यूएस चाहता है कि गवर्नमेंट ही चेंज हो, whereas हम देखते हैं ईरान यहाँ पे इज क्राइंग फॉर अ वॉर ऑफ सर्वाइवल। नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंड कौन से मिसाइल्स इस्तेमाल हुए। नाउ वी सी दैट बहुत सारे मिसाइल्स जो ईरान ने अटैक किए थे, यूज किए थे, उसको रिटेलिएट किया गया था या इंटरसेप्ट किया था बाय द मिसाइल्स दैट वर कमिंग फ्रॉम दीज कंट्रीज। नाउ व्हाट आर इंटरसेप्टर मिसाइल्स? जो इनकमिंग मिसाइल्स को डिटेक्ट करता है, मेजर करता है और एलिमिनेट करता है, इसको हम कहते हैं इंटरसेप्टर मिसाइल्स। नाउ इंटरसेप्टर मिसाइल्स आर द वंस दैट एक्चुअली स्टॉप्ड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन इन दीज नेवल बेसेस, जैसे यूएई, बहरीन, कुवैत, यहाँ पे बच गए ये कंट्रीज, रीजन बिकॉज उन्होंने इंटरसेप्ट किया, राइट, बिकॉज अगर वो इंटरसेप्ट नहीं करते देयर कुड हैव बीन अ मैसिव डिस्ट्रक्शन। लेकिन इंटरसेप्टर मिसाइल्स आर आल्सो डेंजरस बिकॉज उन टुकड़े जो गिरते हैं इंटरसेप्ट करने के बाद, जो पीसेस गिरते हैं, जिनको हम कहते हैं डेब्री, ठीक है, डेब्री कहते हैं, या हम कहते हैं श्रैपनिल। तो ये जो श्रैपनिल या डेब्री गिरता है, इट कैन लीड टू लॉस ऑफ लाइफ, जो हुआ है मेनली इन कंट्रीज लाइक यूएई एंड ऑल। देयर हैव बीन बिकॉज ऑफ द डेथ, बिकॉज ऑफ दिस फॉलिंग ऑफ दिस डेब्री, यहाँ पे डेथ्स हुए हैं। सो कौन से मिसाइल्स पहले इस्तेमाल किए गए थे? सो वी हैव यूएई ने एक्टिवेट किया था साउथ कोरिया का चोंगुंग सिस्टम, यूएस का सिस्टम है थर्ड पेट्रियट SM-6 एंड वी हैव द इनडायरेक्ट फायर प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी। फिर हम देखते हैं इजराइल का है आयरन बीम, आयरन डोम, ठीक है, ये सब इजराइल का है, राइट। सो ये आपको बस याद रखना है किसने कौन सा मिसाइल्स और सब इस्तेमाल किया। ईरान ने कौन सा इस्तेमाल किया है? सो वी हैव द बाबर 373, अरमान BMD सिस्टम, सेवोम ए कुर्दाद, थोर M1, मजीद एंड अजारक्शन, ठीक है। तो ये जो थोर M1 है ये रशिया से लिया है, एंड ये एंटी ड्रोन सिस्टम्स, एंटी क्रूज सिस्टम्स, ये सब ईरान के सिस्टम्स हैं। हमने देखा है यूएस ने अटैक किया था ईरान के एक वेसल को, जिसको हम कहते हैं IRIS डेना, और ये जो है इनफैक्ट इंडियन ओशन के पास हुआ। सो जो फाइट वेस्ट एशिया में चल रहा है ये अब एक्सटेंड होके आया है इंडिया में, ओके, इंडिया के पास। सो हम देखते हैं 40 नॉटिकल माइल्स श्रीलंका के पास यहाँ पे यूएस ने अटैक किया था एक शिप, ईरान का शिप, जिसका नाम था IRIS डेना। इनफैक्ट ये जो शिप है इन्होंने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया था, हमारे एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था मिलन करके, आपने सुना होगा, 75 कंट्रीज आसपास आए थे और इस इंटरनेशनल फ्लीट एक्सरसाइज 2026 में भी भाग लिया था। सो यू सी कि बहुत रिसेंटली ये शिप हमने देखा था, हमने एक्सरसाइजेस भी हुए थे। सो दैट इज द सेम शिप दैट हैज बीन अटैक्ड बाय द यूएस। नाउ विद रिगार्ड टू द रेपरकशंस कि इंडिया को यहाँ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। एक तो देखो, एक शिप्स जो है हमारे विसिनिटी में हो रहे हैं, सो वी अंडरस्टैंड दैट यस थ्रेट हमको भी है, हम देखते हैं, लेकिन मेजर थ्रेट जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने, जो हमने बताया था पर्शियन गल्फ और ओमान को ज्वाइन करने वाला जो रीजन है, जो वाटर स्ट्रिप है, इसको हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहते हैं। ये दो कंट्रीज के बीच में आता है, एक है ईरान जिसको पर्शिया भी कहते थे पहले, और दूसरा है ओमान। हम देखते हैं कि ये जो है ईरान ओमान के बीच में है और पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है, ठीक है, और ये कनेक्ट करता है फर्दर टुवर्ड्स द अरेबियन सी। ये हैंडल करता है 20% ऑफ द ग्लोबल LPG, जो हमारे ऑयल रिजर्व्स आते हैं ये इसी दिशा से आते हैं, इसी रूट से आते हैं, राइट। सो हमारा जो ग्लोबल LNG ट्रेड भी है इट इज मेनली कमिंग फ्रॉम दिस रूट। सो 80 to 85% जो है इस रूट से आता है। So we get about 15 million barrels per day. See the amount of oil that we get, crude oil that we get from this region. Okay, so यहाँ पे एक क्या कोई bypass है, कोई secondary route है? तो नहीं, बहुत limited route यहाँ पे है। Even at full capacity हम देखते हैं 9 million barrels per day at a structural यहाँ पे कमी होगी अगर यहाँ पे route बंद किया होगा तो। It is said कि अभी तक हमारे पास 25 days जितना reserves बचा है, and that is of course a little
केस ऑफ वरी। तो इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा? पहले तो हमारा ऑयल इंपोर्ट्स, बिकॉज हम मेजर ऑयल इंपोर्ट करते हैं विच आर कमिंग फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पे हमारे ऑयल रिजर्व्स, ऑयल के क्राइसिस हो सकते हैं। तो ये है पहला कंसर्न, ठीक है, क्योंकि हम मेजर जो ऑयल है ये इंपोर्ट करते हैं। नाउ बिकॉज ऑयल की कमी है तो ऑयल के प्राइजेस भी बढ़ जाएंगे। सो प्राइजेस जो है ये बढ़ जाएंगे ऑयल के, और अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, बाकी के भी सप्लाई चेन की बात करें वहां पे भी ये अफेक्ट होगा। यानी कि द थर्ड एंड द मेन रीजन यहाँ पे इन्फ्लेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है, राइट, विद रिगार्ड टू एग्रीकल्चर, क्योंकि सब जगह हम देखते हैं ऑयल पे निर्भर है ट्रांसपोर्ट के लिए। तो अगर हम ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे, वो क्या करेंगे? दे विल इंक्रीज द प्राइसेस, राइट। तो यहाँ पे एक मेजर कंसर्न है, हमारे पास है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, बट इतना भी नहीं कि हम सस्टेन करें विदाउट हैविंग द ऑयल इंपोर्ट दैट इज कमिंग। हम देखेंगे यहाँ पे शिपिंग के क्राइसिस होंगे, शिपिंग एंड मैरीटाइम क्राइसिस होंगे। यहाँ पे जो इंश्योरेंस है ना, वो ज्यादा चार्ज करेंगे अभी, बिकॉज दे नो कि गुड्स डेजिग्नेटेड टाइम पे नहीं पहुंचा सकते। सो इसीलिए यहाँ पे इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ा दिया जाएगा। एंड शिपिंग, यहाँ पे गुड्स की जो शिपिंग, जो इंपोर्ट्स हम करते हैं, ये भी अभी सफर करेगा। सो अभी हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक है कि डाइवर्सिफाई करो, लेके आओ फ्रॉम रशिया, फ्रॉम वेस्टर्न अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन, यूएस से हम लेके आ सकते हैं, ताकि वी कैन डाइवर्ट द टेंशंस दैट वर देयर। जो कुछ टेंशंस हम कम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं इन दिस केस। तो ये पूरा हमने आर्टिकल देखा है विद रिगार्ड टू द रिसेंट अटैक बाय ईरान and by Israel and USA on Iran and the repercussions that India had to face. Thank you so much for watching.